यूएस और ईरान में डील के साथ बाजार में रिकवरी के संकेत तो दिख रहे हैं, लेकिन आगे क्या दिख रहा है? कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो आपके रडार पर रहना चाहिए और कहां आपको अवॉइड करने की जरूरत है या बाजार में अभी भी ठहरने की जरूरत है? साथ साथ कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो ब्रोकरेज हाउसेस की रडार पर है? आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ एंजल वन के रिसर्च हेड अमरदेव सिंह जी हैं। अमर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, धन्यवाद आपका। सर, बाजार में जो अभी रिकवरी दिख रही है, आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्या ये रिकवरी कंटिन्यू हो सकती है क्या? हाँ, देखिए, एक अच्छी बात तो ये रही है कि जो ईरान यूएस इजराइल का जो वॉर चल रहा था उस पे काफी अग्रीमेंट के करीब वो हैं, उन लोगों ने डिसीजन भी लिया है। बट वो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है कि वो लास्ट करना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि रिसेंटली कुछ मींस जो है एक्सकर्शंस या कुछ जो एक्शंस लिए गए हैं। बट मैं ये मानता हूं कि यूएस हो या फिर ईरान हो, कहीं ना कहीं दे वांट टू कम टू अ परमानेंट सोल्यूशन। बिकॉज इस तरह से अब ऐसा, जैसे फॉर एग्जांपल हम रशिया यूक्रेन की बात करें तो सालों से उनका युद्ध चल रहा है और उस अभी तक कोई रेजोल्यूशन की तरफ नहीं पहुंचा है कोई। लेकिन ईरान और यूएस और इसराइल का जो वॉर है वो अलग लेवल पे था। बिकॉज जो क्रूड ऑयल प्राइसेस में जो स्पाइक हुई थी वो एक मेजर कंसर्न थी और वो कंसिस्टेंटली $110 के ऊपर 115 $120 तक वो रह रहा था। तो ये जब पीस अग्रीमेंट की बात हुई तो उसके बाद हम लोगों ने कोलैप्स देखा क्रूड ऑयल प्राइसेस में, सिग्निफिकेंट करेक्शन देखा। मतलब ब्रेंट क्रूड है 80 $80 के करीब, 80 $85 के करीब। तो ये एक पॉजिटिव संकेत तो जरूर है। और दूसरी बात ये भी है कि जो सेंट्रल बैंक्स हैं ग्लोबली, दे वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस। तो इसलिए अभी आप देखेंगे कि जो पहले रेट कट की बात हो रही थी, अब वो रेट कट ना होके रेट हाइक की बात हो रही है कि क्या इन्फ्लेशन जो है, क्योंकि ये काफी समय तक यदि हम देखें तो फरवरी ऑनवर्ड से एंड से ये ऑलमोस्ट 4 मंथ्स तक ये युद्ध चला। तो जिसका एक इम्पैक्ट तो जरूर हमें देखने को मिल रहा है इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स में। तो अभी रिसेंटली आरबीआई पॉलिसी में भी कोई रेट कट की बात नहीं हुई। और मॉनसून का भी एक कंसर्न था, तो इंडिया में तो स्पेसिफिकली ये फैक्टर्स हैं जो प्ले कर रहे हैं। पर मैं ये मानता हूं कि एक मार्केट्स ने एक सपोर्ट तो लिया है। हालांकि ये जरूर चिंता की बात है कि जो एफआईआईज हैं उनकी सेलिंग जो है वो लगातार लगातार चल रही है, तो वो एक कंसर्न डेफिनेटली है। उसके बावजूद मार्केट्स जो हैं लोअर लेवल्स पे इतने सस्टेन कर रहे हैं और नीचे लेवल पे, निचले स्तर पे एक बाइंग देखने को मिल रही है, दैट इज अ गुड थिंग। और अभी हम क्या हो रहा है कि मार्केट में स्पेसिफिक सेक्टर्स में हम एक्शन काफी देख रहे हैं, तो दैट इज डेफिनेटली देयर। तो यू डोंट हैव टू लुक एट द निफ्टी, बिकॉज बहुत बार क्या होता है, आप इंडेक्स में ही को देख के ही आप समझते रहते हैं कि क्या करना है या क्या नहीं करना है, या मार्केट्स ओवरऑल ठीक नहीं है। बट आप देखेंगे कि बहुत बार मार्केट्स कंसोलिडेट करते हुए भी रहता है, लेकिन बहुत स्टॉक्स और कुछ सेक्टर्स जो हैं वो आउट परफॉर्म करते हैं। ओके, तो वो कौन से सेक्टर हैं जो आपको लगता है कि आउट परफॉर्म कर सकते हैं? ये देखिए कि जो सेक्टर्स हैं जो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और आने वाले समय में भी एक्सपेक्टेड है, एक तो डिफेंस सेक्टर तो डेफिनेटली है, क्योंकि डिफेंस में हम लोगों ने काफी स्टॉक्स को देखा है जिसमें रैली अच्छी हुई है। और इसमें मिड कैप स्मॉल कैप, जो मिड कैप कंपनीज भी जो हैं जो इसमें डिफेंस में आ रही हैं, ड्रोन्स में आ रही हैं, और जो सैटेलाइट में आ रही हैं, मतलब सैटेलाइट पार्ट्स और उनके जो इम्पोर्टेड जो सब्स्टिट्यूट्स हैं वो सब डेवलप करने में जो कंपनीज आ रही हैं। तो ये काफी एक प्रॉमिसिंग एरिया है थोड़ा लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से इसे देखें तो। इसके अलावा जो है वो सेक्टर्स जो हैं, तो बैंकिंग बैंकिंग भी एक पॉजिटिव सेक्टर डेफिनेटली है। इसमें हम लोगों ने एक अच्छी रैली देखी है एनबीएफसी स्टॉक्स में, इधर पीएसयू बैंक्स में हम लोगों ने रैली देखी थी। पहले हम लोगों ने मेजर पीएसयू बैंक्स में देखा था, उसके बाद स्मॉलर में भी हम लोगों ने एक अच्छी रैली देखी। तो बैंकिंग स्पेस, एनबीएफसी स्पेस जो है वो भी एक मतलब पॉजिटिव एरिया है टू वर्क अपॉन, मतलब उसमें भी ये लिया जा सकता है। फार्मा सेक्टर में भी इधर हम लोगों ने एक अच्छी रैली फिलहाल देखी है। और कुछ फार्मा स्टॉक्स है, बिकॉज फार्मा में ये जरूर है कि वो किस तरह से अपने मार्जिन्स को मैनेज करते हैं, बिकॉज एक प्रेशर तो जरूर उन पे है। और बट फार्मा इज ऑल्सो समथिंग विच इज डूइंग गुड। और इसके अलावा
जो सेक्टर्स गोइंग फॉरवर्ड जिनमें मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि 2 साल 3 साल 5 साल में जो काफी पोटेंशियल होल्ड करते हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी में जो सेक्टर्स हैं, जो वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं, स्टॉक्स हैं, उन सब में एक अच्छी मूवमेंट हमें और अच्छी रैली हमें देखने को मिल सकती है। ओके, तो बैंकिंग, एनबीएफसीज, फार्मा, इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, वाटर मैनेजमेंट से जुड़ी हुई कंपनी, तो क्लीन एनर्जी वाली कंपनियां भी आपके रडार पर हैं और वो सेक्टर्स भी आपने नाम बता दिए। कौन से ऐसे सेक्टर है जो बाजार के इस माहौल में आपको लग रहा है कि रिस्की है, वहां से अभी दूर रहना चाहिए? हाँ देखिए, फिलहाल यदि मैं करूँ तो जैसे आईटी में एक हम लोगों ने सिग्निफिकेंट करेक्शन देखा, बट मोर और लेस मैं ये मानता हूँ कि द वर्स्ट इज ओवर फॉर द आईटी सेक्टर। काफी इसमें करेक्शन एक रहा है, और इस कारण से ये जरूर है कि अब जो एक्सपेक्टेशंस आप पहले रख रहे थे आईटी सेक्टर से ग्रोथ की, वो एक्सपेक्टेशंस ओवरऑल आईटी सेक्टर शायद नहीं दे पाएगा अनटिल एंड अनलेस जो जो स्टॉक्स हैं या कंपनीज हैं, दे री इन्वेंट देमसेल्व्स। बिकॉज जिस तरह से एआई इज ओवरटेकिंग एंड ओवर पावरिंग एवरी सेक्टर, तो कहीं ना कहीं जो आईटी कंपनीज हैं उन पे ये बहुत ज्यादा एक प्रेशर भी है कि वो किस तरह से मैनेज कर पाए। बिकॉज ऐसा नहीं है कि एआई आने से अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी रहेगी, बिकॉज सब कंपनीज या सारे कंपनीज जो हैं वो उतने केपेबल कभी नहीं हो सकते कि वो सारा कुछ वो खुद कर लें। इसलिए कंपनीज जो हैं उनकी आईटी ये रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, एंड दे विल वांट द एक्सपर्ट्स टू डू इट फॉर देम। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ये देखते हैं जो कंसल्टिंग फर्म्स हैं, तो कंसल्टिंग फर्म्स में भी उनकी कैपेसिटी कैपेबिलिटी एक लेवल की रहती है जो जो मोस्ट ऑफ द कंपनीज दे कैन नॉट हैव दैट कैपेबिलिटी, बिकॉज इट इज वेरी कॉस्टली कैपेबिलिटी। उसी तरह से आईटी कंपनीज भी जो इंटीग्रेट कर सकती हैं मतलब ब्रॉडर कंपनीज के साथ, कि उनको जो सॉल्यूशंस दे सकें कि हाउ दे कैन improve their efficiency, how they can manage their costs, how they can manage their manpower, and how they can perform better. Better is a very mild word, मैं बोल रहा हूँ how they can really transform themselves. बिकॉज आप ये जरूर है कि जो जो कंपनीज फिजिकल, क्योंकि हमें इसे दो तरीके से देखना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल जहां फिजिकल वर्क इन्वॉल्व है, वहां एआई की एक लिमिटेड रोल रहेगी। लेकिन जहां ह्यूमन माइंड या ह्यूमन ब्रेन की रिक्वायरमेंट है, वहां आप देखेंगे कि एआई की जो इम्पोर्टेंस है, रेलेवेंस है, और उसकी यूजेज है, उसमें मल्टी फोल्ड ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा। अभी ऑलरेडी हमें देखने को मिल रहा है, बट ये आप मान सकते हैं कि अगले 2 से 5 साल, 3 साल के अंदर, 5 साल के अंदर इट विल बी अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, विच टुडे वी माइट नॉट इवन इमेजिन इन दैट सेंस। तो पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूँ कि आईटी सेक्टर में जो स्टॉक्स और कंपनीज इन पे फोकस कर सकेंगे और अपनी कैपेबिलिटी डेवलप कर सकेंगे कि वो जो एआई सॉल्यूशंस हैं वो प्रोवाइड कर सकें। बिकॉज अभी क्या है, आप देखेंगे तो टेलीफोनी है, उसके बाद कस्टमर सर्विस है, कस्टमर सर्विस हो गया, उसके बाद जहां भी कस्टमर टच पॉइंट्स हैं, तो ये एक एरिया है जहां बहुत सिग्निफिकेंट एआई यूजेज आने वाले समय में होगा टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी। तो ये जरूर है कि आईटी कंपनीज में एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है, बट इट विल बी वेरी सेलेक्टिव। तो चलिए, आईटी सेक्टर को लेकर, लेकिन ये जो आप बातें कह रहे हैं, तो यहाँ पे कोई कौन सी ऐसी कंपनी है जो इसमें फिट बैठती है और जहां आपको मौके दिख रहे हैं, अगर आईटी की बात करें तो? तो यदि मैं कंपनीज की बात करूं तो जैसे डिफेंस है, पहले मैं सेक्टर्स की बात करूं तो डिफेंस में एक अपोलो माइक्रो सिस्टम्स है, वो काफी एक अच्छी कंपनी है फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव। फिर इसके अलावा मुझे जो है मजगांव डॉक्स जो है, जब भी वो करेक्ट होता है तो वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव है। इसके अलावा यदि मैं देखूं तो ये एच ए एल एंड बी एल, ये सब 3 4 कंपनीज हैं जिनमें लॉन्गर टर्म पोजीशंस। क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने करेक्शन नहीं देखा, बट हमें एक चीज हमेशा याद रखना चाहिए कि कोई स्टॉक यदि मल्टी बैगर बना है और वो सपोज 5x 10x हुआ है 2 साल में, 3 साल में, तो आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो लगातार 10x का 15x और 20x होते रहे, वैसा नहीं होता है। तो मार्केट्स में हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है कि मार्केट्स इज मोर लाइक स्नेक्स एंड लीडर्स, लैडर जो गेम होता है ना, स्नेक एंड लैडर, वैसे सांप सीढ़ी का मार्केट में एक हमेशा वो रहता है कि
रैली होती है, फिर करेक्शन आता है, बहुत लोग उस करेक्शन में बाहर निकल जाते हैं, और जो स्मार्ट मनी है वो फिर मूव कर जाती है। तो एज लॉन्ग एज द सेक्टर इज ग्रोइंग, वो इम्पोर्टेंट है कि जब तक सेक्टर, ओवरऑल सेक्टर की ग्रोथ जो है वो अच्छी है। और अभी यदि आप डिफेंस की बात करें इंडिया में, तो जो आज हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं, वी कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट अ 10x ग्रोथ फ्रॉम हियर ओवर द नेक्स्ट 8 to 10 years। बिकॉज जो बाहर की बहुत कंट्रीज हैं, दे डोंट हैव द केपेबिलिटी, उनके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है। और दूसरी बात है, उनके लिए खरीदना जो है वो ज्यादा फायदेमंद है रादर देन प्रोड्यूसिंग देमसेल्व्स। तो इंडिया तो कभी भी वर नेवर अ डिफेंस और एन आर्म्स एक्सपोर्टर। तो इफ यू सी इन टर्म्स ऑफ डॉलर टर्म्स, वी आर नोवेयर। तो वी हैव अ 10x अपॉर्चुनिटी, 20x अपॉर्चुनिटी, प्रोवाइडेड वी डू द राइट थिंग्स। तो इसमें जो है, जो ड्रोन टेक्नोलॉजी हो गई, जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी हो गई, इस समय जो कंपनीज काम कर रही हैं उनके लिए काफी अपॉर्चुनिटी है। और इसके अलावा जैसा मैंने कहा, बैंकिंग स्पेस है, तो बैंकिंग स्पेस में एनबीएफसीज हैं, उनमें जो लीडिंग एनबीएफसीज हैं उनमें एक अपॉर्चुनिटी तो जरूर बन सकती है। बट ये जरूर है कि ओवरऑल आप ये देख सकते हैं कि अ, एक डबल डिजिट ग्रोथ उनमें रहेगा। यस बैंक एक है जिसमें एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है, प्रोवाइडेड इट कंटिन्यूज ऑन इट्स पाथ। वो एक तरह सा रिस्की बेट है, बट दैट इज फॉर दोज हु हैव दैट एपेटाइट फॉर रिस्क। इसके अलावा जो और कंपनीज हैं उनमें एक व्यू रखा जा सकता है। तो फॉर एग्जांपल यदि मैं देखूं, तो यदि मैं कुछ मेटल स्टॉक्स की बात करूं, तो मेटल स्टॉक्स में हम लोगों ने बहुत रैली देखी, और वो सेक्टर भी काफी अच्छा परफॉर्म किया, चाहे वो वेदांता हो, हिंडाल्को हो। तो ये सब भी जो कमोडिटीज हैं, इनकी भी रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी। तो ये स्टॉक्स भी ऑन करेक्शंस दे कैन बी अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो ये सब कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें देखा जा सकता है फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव। आपने कई सारे नाम बताए, यस बैंक से लेके वेदांता है, और साथ साथ यहाँ पे डिफेंस स्पेस में भी आपने एचएएल, बीएल जैसे, मजगांव डॉक जैसी कंपनियों के भी नाम बता दिए हैं। आप लोगों के हाई कन्विक्शन लिस्ट में भी कोई स्टॉक्स है जो आप दर्शकों को इन्वेस्टमेंट के लिहाज से या पोजिशनल जो जिनका नजरिया है उनके लिहाज से अगर बताना चाहें तो बता सकते हैं? तो जनरली जो इन स्टॉक्स के बारे में मैंने बात की, कि हम लोग जो रिसर्च जो करते हैं वो ओवरऑल ये रहता है कि फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव, बिकॉज दीज आर लॉन्ग टर्म पिक्स एंड दीज आर क्वालिटी नेम्स। तो ये जरूर हमेशा याद रखना चाहिए कि यदि आपके पोर्टफोलियो में, आइडियली आपके पोर्टफोलियो में 15 से 20 स्टॉक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उससे ज्यादा है तो यू शुड मूव आउट एंड यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन 15-20। थोड़ा सेक्टर्स को जरूर, जैसा उनको डाइवर्सिफाई करना चाहिए। और हमेशा एक बात याद रखना चाहिए कि सारे जो स्टॉक्स हैं वो आपके एनी टाइम वो परफॉर्म नहीं करेंगे। कुछ सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं, कुछ सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। ओवरऑल यदि मार्केट्स बहुत बुलिश रहा और जो मेजर बुल रैली होती है, तब उसमें हम लोग देखते हैं, उसमें भी आप ये नहीं देखेंगे कि 10 out of 10 सेक्टर्स सब हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। मे बी 7 out of 10 और 8 out of 10 सेक्टर्स आर परफॉर्मिंग, बाकी आर अंडर परफॉर्मिंग द इंडेक्स। तो ये इस पर्सपेक्टिव से जो है वो निवेश कर सकते हैं। ओके, तो चर्निंग भी होती रहती है सेक्टर की, तो कुछ सेक्टर करेंगे कभी किसी दौर में, कभी किसी सेक्टर में, कोई दौर, किसी और दौर में कोई और सेक्टर करेगा। आप कमोडिटी को भी काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं, इसलिए गोल्ड और सिल्वर पर भी आपकी राय चाहिए। क्या लग रहा है, भाव तो काफ़ी समय से एक टाइम करेक्शन जोन में है, कंसोलिडेट भी कर रहा है, क्या अब मौका आ गया है कि और आपको डाउनसाइड रिस्क लग रहा है गोल्ड और सिल्वर में? देखिए, गोल्ड में तो मैं हमेशा एक पेरेनियल बुल ही रहा हूं। मतलब गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी है, मेरा तो ये मानना है कि जो भी प्रोफेशनल इन्वेस्टर हैं उनके पोर्टफोलियो में गोल्ड 8 to 10% तो रहना ही चाहिए। तो यदि आपके पास 10 लाख है तो 1 लाख का गोल्ड आपके पास बाइंग होनी चाहिए। 1 करोड़ है तो 10 लाख, 8-10 लाख की बाइंग आपकी गोल्ड में होनी चाहिए। ये जरूर है कि गोल्ड को यदि आप देखें, तो गोल्ड इज नॉट ओनली, इट इज आई वुड, इट्स अ वेरी सेफ हेवन। मतलब क्या होता है कि जैसे कंपनीज हैं, बहुत बार हम लोग सुनते हैं कि कंपनीज, अभी फॉर एग्जांपल अभी आप स्पेसएक्स का ही देखिए। अभी स्पेसएक्स में एक मेजर करेक्शन आया, ऑलमोस्ट 500-600 बिलियन डॉलर्स की एक मार्केट कैप जो है वो उसकी घटी है इधर कुछ दिनों में। तो होता क्या है कि मार्केट्स में यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर अनसर्टेनिटी। कभी भी मार्केट में मेजर करेक्शन हो सकती है। और बहुत कंपनीज होते हैं जो अच्छे कंपनीज रहते हैं, प्रमोटर्स भी अच्छे रहते हैं, बट उस सेक्टर का जो है वो फ्यूचर वो डार्क हो जाता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम लोग उतने दूर क्यों जाए, यदि हम लोग वोडाफोन ही देखें, वोडाफोन, तो वोडाफोन में इतना उनपे डेट है कि उसके बावजूद भी गवर्नमेंट भी चाह रही है, प्रमोटर्स भी चाह रहे हैं, पर फिर भी स्टॉक जो है इज नॉट
एबल टू आउट परफॉर्म। तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि बहुत बार अच्छी कंपनीज भी रहती हैं, प्रमोटर्स भी अच्छे रहते हैं विद गुड क्रेडेंशियल्स, बट सेक्टर में कुछ चेंजेस रहते हैं या फिर डेट इतना ज्यादा वो लेवरेज ले लेते हैं कि दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव एंड देन इट बिकम्स डिफिकल्ट। इसलिए हमेशा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखें, और मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप पूरा जो है वो स्मॉल कैप में लगा के रखें। आइडियली अपने रिस्क के हिसाब से मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप में, लार्ज कैप में आप रख सकते हैं यदि आप ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते, बिकॉज आपको हमेशा याद रखना है कि लार्ज कैप्स में रिटर्न्स भी आपको वो मिनिमल ही मिलेंगे, रिस्क भी डेफिनेटली वो कम रहेगा। बट मिड कैप का तो एक फ्लेवर जरूर रहना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। ओके, तो गोल्ड भी आपको लग रहा है और साथ साथ यहाँ पे मिड कैप का फ्लेवर रहना चाहिए ताकि वेल डाइवर्सिफाइड रहे। आखिरी सवाल आपसे चांदी को लेकर भी, चांदी इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक लग रही है क्या इतना टूटने के बाद, क्या और आपको डाउन साइड रिस्क लग रहा है? देखिए, चांदी की मैं बात करूं तो ओवरऑल चांदी में तो एक रैली मेजर थी, जिसने वो मिस की वो तो एक मतलब ये कह सकते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी थी, बिकॉज चांदी को बेनिफिट क्या हुआ ना कि जब गोल्ड में रैली हुई, और गोल्ड में रैली हुई जब ये टैरिफ वॉर हुआ, अनसर्टेनिटी हो गई, और जो लोग हैं वो जो यूएस के अगेंस्ट, मतलब काफी कंट्रीज उनके एलाइज थे वो भी अगेंस्ट हो रहे, तो सेंट्रल बैंक्स और जो ईटीएफ्स की बाइंग हुई, तो उसका बेनिफिट चांदी को भी मिला। और दूसरा हम लोगों ने ये भी देखा कि उस पीरियड में जो चाइना ने अपने जो मेटल्स प्रोडक्शन को कट किया था, तो उससे क्या हुआ कि जो ओवरऑल मेटल्स, क्योंकि मेटल स्टॉक्स जितने भी स्टॉक्स हैं, चाहे वेदांता हो, टाटा स्टील हो, हिंडाल्को हो, ये सब की रिकॉर्ड रैली हुई, और मेटल्स भी जो है बेस मेटल्स में भी रिकॉर्ड रैली हुई, तो उसका एक रब ऑफ इफेक्ट चांदी को भी मिल गया। तो ये तो जो फैक्टर्स हैं एक साथ जो काम किए, तो चांदी में एक बहुत अच्छी हम लोगों ने रैली देखी। और उसके बाद यदि देखें तो फिर सिल्वर में एक मतलब करेक्शन तो नेचुरल है, वो करेक्शन तो हमें देखने को मिलेगा ही। और वो करेक्शन जो है वो फिलहाल अभी मुझे लगता है कि अभी कंसोलिडेट फिलहाल चांदी करेगा, और लोअर लेवल्स में इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो मैं ये मानता हूं कि एनीवेयर बिटवीन 1,80,000 के आसपास 2 लाख वो एक लेवल है जहां एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ओके, तो 1,80,000 2 लाख के आसपास आपको लग रहा है चांदी बेहतर बेट हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे, आपने वक्त निकाला मार्केट पे और साथ साथ गोल्ड सिल्वर पर भी अपनी राय दी। जाने से पहले सर कुछ डिस्क्लेमर देना चाहेंगे? इन स्टॉक्स में मैंने बात की, उसमें मेरे खुद के निजी कोई पोजीशंस नहीं है, हालांकि हमारे क्लाइंट्स के पोजीशंस इनमें हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकालकर दर्शकों को गाइड किया, इसके लिए धन्यवाद आपका। चलिए, इसी नोट पे शो को यही खत्म करेंगे। बाकी अपडेट्स के लिए आप हमारे प्लेटफॉर्म बिजनेस 24 टीवी के साथ बने रहिए।